वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स। पिछले वीडियो में हमने महासागरीय जल की लवणता शुरू किया था और हमने उसमें काफ़ी चीज़ें चर्चा की थी। जैसे हमने सामान्य परिचय उसका क्या है वो हमने लिया था, और स्रोत क्या है उसके बारे में हमने चर्चा की, क्या प्रभाव पड़ता है हमने उस पर चर्चा की, संगठक तत्व क्या थे उस पर हमने चर्चा की। अब हम मूव करते हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं जो सागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आइए हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आज का है वो है, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रभावित करने वाले कारक। किसको? सागरीय जल की लवणता को। तो बात कर लेते हैं कि सागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक ही क्या कहलाते हैं? नियंत्रक कारक कहलाते हैं, कंट्रोलिंग फैक्टर्स। मतलब कंट्रोलिंग फैक्टर्स ही क्या करते हैं? सागरीय जल की लवणता को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वही कारक कहलाते हैं, कंट्रोलिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं वो कौन कौन से कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं जो सागरीय जल की लवणता को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो आता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण हमारे पास आता है। देखिए, वाष्पीकरण कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो अक्षांश से ही रिलेट करता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जहाँ सूर्य तप की मात्रा अधिक होगी वहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होगा। और ये बात हमने देखी, अगर आप ध्यान आपको होगा तो हमने महासागरीय जल के तापमान वाले चैप्टर में डिस्कस किया था अक्षांश को, कि किस प्रकार से तापमान का जो वितरण जो होता है वो अक्षांशों के ऊपर सर्वाधिक निर्भर करता है। और वहीं से हम देखते हैं कि वाष्पीकरण भी तापमान की वजह से जो है क्या होता है? प्रभावित होता है। अगर तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण अधिक है, कम है तो वाष्पीकरण कम है। तो चूंकि महासागरीय जल के तापमान में और लवणता में भी एक संबंध होता है जो हमने डिस्कस किया था, और जो घनत्व होता है उसमें भी संबंध होता है, हमने उसको भी डिस्कस किया था। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो प्रभावित करने वाले कारक हैं इनके, वो भी कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है। ठीक है, वो आपको अलग नहीं। देखिए, आप इन चीज़ों को एकदम बिल्कुल होलिस्टिक वे में देके समझिएगा। जो तापमान हमने बात की, जो घनत्व हमने बात की, जो हम लवणता की बात कर रहे हैं, इन तीनों चीज़ को आप एक साथ जो है एक होलिस्टिक अप्रोच में देखिएगा, अलग अलग करके ना देखिएगा। क्योंकि इनके भी जो संबंध अगर आप समझ लेंगे अच्छे से तो फिर आगे आपको कई टॉपिक्स में आसानी होने वाली है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपका बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला रीज़न है, कारण है, वो क्या है प्रभावित करने वाला? वो है वाष्पीकरण। ठीक है, इवापोरेशन। तो बात कर लेते हैं। देखिए, वाष्पीकरण तथा लवण की मात्रा में सीधा संबंध होता है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये होता है कि अगर वाष्पीकरण बढ़ता है तो लवण की मात्रा में क्या होता है? वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो विषुवतरेखीय प्रदेश होता है वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे वाष्पीकरण तो अधिक होता है लेकिन लवण की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। उसका जो एक बहुत ही बड़ा कारण वो क्या है कि वहाँ पे फिर वर्षा के माध्यम से वो जो जल वाष्पीकृत हुआ रहता है वो वापस आ जाता है, जिस कारण लवणता क्या हो जाती है? वो बढ़ नहीं पाती है। लेकिन हम सामान्य तौर पर देखते हैं तो उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखते हैं तो वाष्पीकरण तथा लवणता में सीधा संबंध होता है। मतलब कि वाष्पीकरण बढ़ती है तो लवणता भी बढ़ता है। अर्थात जितना वाष्पीकरण तीव्र तथा अधिक होता है लवणता उतनी ही बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब वाष्पीकरण की गति जितनी भी ज़्यादा होगी, जितना तीव्र गति से वाष्पीकरण होगा, लवणता में मात्रा जो है उतनी ही ज़्यादा होगी, लवणता की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। और इसके साथ ही पवन में आर्द्रता का होना भी अनिवार्य है। मतलब पवन में क्या होना चाहिए? नमी होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए। ठीक है, वाष्पीकरण होगा तो पवन में नमी होगी ही होगी। आइए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे तापक्रम अधिक। ठीक है, अगर तापमान अधिक है इसका मतलब सूर्य तप की मात्रा अधिक मिल रही है, इस कारण ही तापमान अधिक है। तापमान जब अधिक होगा तो क्या होगा? वाष्पीकरण क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि अधिक तापमान में क्या होगा? जल में वाष्प की क्रिया होनी ही होनी है। जो वाष्पीकरण अधिक होगा तो क्या होगा? फिर लवणता में भी अधिकता आएगी, लवणता वहाँ पे बढ़ेगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। वो कंडीशन कब है? जब शुष्क पवन हो। मतलब अगर पवन में आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, तापक्रम होने की वजह से वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, लवणता भी बढ़ेगी ही। तो अगर शुष्क पवन वहाँ पे होगा तो क्या होगा कि वो वायु के वर्षा के रूप में फिर वो जल वापस नहीं आ पाएगा, जिस कारण क्या होगी? लवणता यहाँ पे अधिक हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे आर्द्रता अगर बढ़ जाती है तो जो लवणता होती है वो क्या हो जाती है? मेंटेन हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा गलती हो गई है, आप ध्यान से इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये गलती यहाँ पे देखिए, आर्द्रता मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसके साथ में पवन में आर्द्रता का होना अनिवार्य है। ये दरअसल गलत हो गया। यहाँ पे आर्द्रता नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? शुष्कता। जैसे कि नीचे मैंने देखिए समझाया है, एक बार एक गलत हो गया, यहाँ पे सही है कि शुष्कता क्या होनी चाहिए? अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, मतलब नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इस कारण ही क्या होगा? वहाँ पे लवणता की मात्रा अधिक होगी। क्योंकि देखिए, अगर नमी कम नहीं होगा तो फिर क्या होगी? वही जल जो वाष्पीकृत हुआ है वो वापस वर्षा के माध्यम से वापस आ जाएगा। इससे क्या होगा? लवणता बढ़ नहीं पाएगी। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और ऐसी स्थिति कहाँ कहाँ मिलती है हमें?
कर्क एवं मकर रेखाओं के पास हमें ऐसी स्थिति मिलती है। ठीक है, कर्क एवं मकर रेखाओं के पास आप जानते हैं कि लगभग सूर्य तप की मात्रा बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे, जिस कारण वहाँ पे वाष्पीकरण भी होता है। और वर्षा उतनी होती नहीं है क्योंकि पवन वहाँ पे क्या होती है, शुष्क होती है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे बिल्कुल सही कर लीजिएगा, यहाँ पे शुष्कता है। ठीक है, नमी की मात्रा यहाँ पे कम है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस कारण क्या होता है कि कर्क एवं मकर रेखाओं यानी कि ऐन वृत्तों के पास जो लवणता होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें भूमध्य रेखा के पास, ठीक है, तो भूमध्य रेखा के पास हम बात करते हैं तो देखिए उच्च तापक्रम तथा अधिक वाष्पीकरण के होते हुए भी क्या होता है, अधिक आर्द्रता के कारण लवणता उतनी नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि प्रतिदिन अधिक वर्षा से महासागरों में जल की वापसी होती रहती है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जैसे भूमध्य रेखी भागों में क्या होता है, विषुवत रेखी प्रदेश में क्या होता है कि सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण सूर्य तप की मात्रा अधिकतम होती है। और तापक्रम बढ़ेगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण की मात्रा क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी, ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। लेकिन यहाँ पे समस्या ये हो जाती है कि वाष्पीकरण होने के साथ साथ क्या होती है कि वहाँ की हवाओं में जो नमी भी हो जाती है, और जब आर्द्रता की मात्रा अधिक हो जाएगी तो फिर वो जो जल वाष्पीकृत होकर ऊपर गया है वो फिर वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है, जिससे क्या हो कि लवणता उसकी बढ़ नहीं पाती बल्कि लवणता मेंटेन रहती है। ठीक है, तो यही कारण है। और चूंकि प्रतिदिन वर्षा होती है महासागरों में, इसलिए जल की वापसी हो जाती है, जिसके कारण लवणता उतनी बढ़ नहीं पाती है। तो ये भूमध्य रेखा के केस में एक एक्सेप्शन है, आप इसे ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार पॉइंट बनाया है। अब आप बात करते हैं, चलिए जो अगला कारक है वो क्या है। अगला कारक कहता है कि वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति। देखिए वर्षा जल की जो वर्षा जल होता है वो अपेक्षाकृत स्वच्छ होता है। ठीक है, जैसे कि स्वच्छ जल की अधिक मात्रा के कारण लवणता कम हो जाती है, और चूंकि वो जल स्वच्छ होता है जिसमें लवणता की मात्रा कम होती है, तो वो स्वच्छ जल जहाँ भी मिलेगा तो उसमें लवणता की मात्रा को कम करने का प्रयास करता है। तो वर्षा का जल चूंकि स्वच्छ होता है तो जहाँ पे भी मिलता है वहाँ पे लवणता कम हो जाती है। और जिन भागों में अत्यधिक जल वर्षा होती है वहाँ पे लवणता कम होती है। ठीक है, जैसा कि अगर हमने बात कर लें विषुवत रेखी प्रदेश में, तो वहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है तो वहाँ पे लवणता कम होती है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा भी है कि भूमध्य रेखा में क्या होती है, वर्षा भूमध्य रेखी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, इसलिए लवणता क्या होती है, वहाँ पे कम होती है। लेकिन वहीं अयन वृत्तों की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, तापमान तो अधिक रहता है जिसके कारण, लेकिन आर्द्रता में क्या होती है, कमी होती है। और जब आर्द्रता कम रहेगी तो आप जानते हैं कि बिना आर्द्रता के वर्षा होनी असंभव है। ठीक है, तो इस कारण लवणता में भी क्या होती है, अधिकता हो जाती है। जब वर्षा जो जल वापस जाता है वो वापस नहीं आता है, जो जल ऊपर जाता है वो वाष्पीकृत होकर जब वो वापस नहीं आता है तो क्या होता है, लवणता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में, तो देखिए ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होती है, अत्यधिक हिम वर्षा होती है। हिम भी क्या है, एक स्वच्छ जल के रूप में हिम वर्षा होती है, जिस कारण क्या होता है कि निर्मित हिमानियाँ जो हिम होने के कारण क्या होता है, जैसे कि स्थलों पे वर्षा होती है तो एक जल वाला नदी का निर्माण होता है, मतलब नदी में जल प्रवाहित होता है, हिम के कण नहीं प्रवाहित होते हैं। लेकिन जो ध्रुवीय उपध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वर्षा जो होती है हिम के रूप में होती है, जिस कारण क्या होता है कि नदियाँ जो होती है हिमानीकृत नदियाँ होती हैं, वहाँ पे हिम प्रवाहित होते हैं नदियों में। तो जो हिम निर्मित जो नदियाँ होती हैं, हिमानियाँ जो होती हैं, वो सागरों में हिम पहुँचाती रहती हैं। अब बताइए सागरों में जो हिम पहुँचाएंगी, चूँकि ये हिम जो है क्या स्वच्छ है, स्वच्छ जल है, इस कारण क्या करेगा, ये जो शीतोष्ण प्रदेशों में पहुंचकर सागरों की लवणता को कम कर देगी। अब जहाँ पे भी ये हिमानीकृत नदियाँ जल छोड़ेंगी सागर में ले आके, तो सागरीय जल जो कहाँ पहुँचेगा, शीतोष्ण प्रदेशों में पहुँचेगा, क्योंकि शीत प्रदेशों में उपस्थित होके शीत प्रदेशों में से शीतोष्ण प्रदेश की तरफ जब ये हिमानीकृत नदियाँ जो सागरों में अपना हिम ले आकर छोड़ देती हैं, वो जल जब शीतोष्ण प्रदेश में पहुँचता है तो क्या होता है, वहाँ पे जो लवणता की मात्रा कम कर देता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि हिमानियों जो हिम होता है उसका जो लवणता उसमें होती है वो कम होती है, वो स्वच्छ होता है अपेक्षाकृत, जिस कारण वो जिस क्षेत्र में पहुंचता है वहाँ पे लवणता को कम कर देता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है कि हिम के रूप में वर्षा होती है, तो जो हिम नदियाँ होती हैं, हिमानियाँ जो होती हैं, वो क्या करती हैं, सागरों में ले आकर हिम को छोड़ देती हैं, जिससे सागरों में लवणता में कमी हो जाती है। अब फिर वही सागरीय लवणता में जो कमी होती है, वो सागरीय लवणता क्या होती है, धीरे धीरे शीतोष्ण प्रदेशों में पहुँचती है। क्यों पहुँचती है, क्योंकि उसमें आंतरिक संचलन होता है, अंतर संचलन होता है। मैंने इसलिए पहले वाले वीडियो में आपको बता रखा है कि अंतर संचलन की क्रिया होती है, जिसके कारण जो है जो उच्च अक्षांशों का जो जल है सागरीय जल, वो क्या होता है, निम्न अक्षांशों की तरफ गति करता है। तो जब शीतोष्ण प्रदेशों में ये पहुँचती हैं तो वहाँ की लवणता को क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्रुवों के चारों ओर लवणता की मात्रा में क्या होती है, कमी पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, चलिए अगले हमारा टॉपिक है जो नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। देखिए मैंने आपसे बताया कि नदियों में क्या होता है, अपेक्षाकृत स्वच्छ जल होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी नदियाँ प्रवाहित होंगी वहाँ पे जल की मात्रा में जो है लवणता की कमी होगी।
तो इस प्रकार जो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। नदियों का जल स्वच्छ होता है, जैसा कि हमने चर्चा की। इस प्रकार ये अपने मुहाने पर लवणता की मात्रा को घटा देती हैं। देखिए, अब जहाँ भी नदियाँ जाके मिलेंगी, मतलब उनका जहाँ भी मुहाना होगा वहाँ पे क्या करेंगे, अपना स्वच्छ जल ले जाके छोड़ देंगी वो। और जब वहाँ पे अपना स्वच्छ जल ले जाकर छोड़ देंगी तो वहाँ पे जो लवणता पहले ज़्यादा थी वो लवणता क्या होगी, अब कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि स्वच्छ जल वहाँ पे मिल रहा है, और इस कारण जो है जब दोनों का मिश्रण होगा तो लवणता अपेक्षाकृत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो गंगा, अमेजॉन, कांगो, जो इस प्रकार की नदियाँ हैं, ये नदियाँ क्या करती हैं, इन नदियों के मुहाने पर आप देखते हैं तो लवणता में जो है कमी पाई जाती है। सॉरी। तो इन नदियों के मुहाने पर लवणता में कमी पाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन नदियों का जल जो है स्वच्छ होता है, और जहाँ पे नदियाँ अपना जल गिराती हैं वहाँ पे सागरी जल में लवणता में कमी कर देती हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स थोड़ा देख लेते हैं हमारे पास। जैसे कि बंद सागरों में यह प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है। देखिए क्या होता है कि अगर सागर खुला हुआ है, अब कोई नदी लाकर उसमें अपना जल छोड़ रही है, चूँकि नदी का जल स्वच्छ है, तो क्या करेगा, सागरी जल की लवणता को कम करने का प्रयास करेगा। लेकिन फिर सागरी लहरें, ठीक है, और सागरी जो जल है उसमें क्या होता है, आपस में मिश्रण हो जाता है, तो लवणता बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता वहाँ पे। मतलब एक आप स्पष्ट तौर पे नहीं देख पाएंगे कि लवणता में इतना ज़्यादा अंतर आ जा रहा है। अंतर रहता है लेकिन उतना स्पष्ट तरीके से नहीं होता है। लेकिन अगर आपको और अधिक स्पष्ट तरीकों से देखना है तो जैसे बंद सागर, मतलब ऐसे सागर जो स्थलकृत हैं, स्थलबद्ध हैं, जो स्थलों से घिरे हुए हैं चारों तरफ से, अगर उन पर हम देखते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई नदी अगर आके उस स्थल में जो है अपना उस सागर में जल गिरा रही है, तो नदी जब जल गिराएगी तो चूंकि बाह्य सागर से उस सागर का जो है संबंध नहीं है, इस कारण जो बाह्य सागरी जल का इस सागर में मिश्रण नहीं होगा। तो जब नदियों का जल चूंकि स्वच्छ होता है, तो नदियाँ अगर स्वच्छ जल गिराएंगी तो उस पूरे सागर के जल की लवणता में क्या होगी, लगातार कमी आती रहेगी, जिस कारण आपको अंतर पूरी तरीके से स्पष्ट दिखाई देता है कि इस सागर में जो है नदियों के जल गिराने के कारण जो है स्वच्छता बढ़ जाती है, मतलब लवणता कम हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो काला सागर, काला सागर में देखिए डेन्यूब नदी, नेपियर, निस्टर, ये नदियाँ जो होती हैं अपना जल गिराती हैं, क्योंकि ये नदियाँ स्वच्छ जल की होती हैं, तो इस कारण यहाँ पर लवणता घट के देखिए 18 ग्राम पर 1000 ग्राम आ जाती हैं। मतलब अगर आप औसत देखें लवणता सागरी जलों की तो वो क्या है, 35 ग्राम। अब यहाँ पे 18 ग्राम, मतलब बहुत ही ज़्यादा अंतर है, स्पष्ट तौर पे आप वो देख सकते हैं। लेकिन अगर यही बात खुले सागरों में रहती तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, 32 तक आ जाएंगे या 30 तक, या बहुत ज़्यादा आगे 25-22 तक आ जाते हैं। लेकिन 18 एक बहुत ही ज़्यादा अंतर करता है। ठीक है, तो बंद सागरों में आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। देखिए आपको क्या करता है, इसको अप्लाई करना है। आपको ये नहीं रटना है कि यहाँ पे ये सागर है तो इसका लवणता इतना है, यहाँ पे ये सागर इसकी लवणता इतना नहीं। आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होकर समझना है कि अगर बंद सागर है और अगर उसमें नदियों का जल गिर रहा है तो उसमें लवणता कम होगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको कि अगर बंद सागर है और उसमें से नदी का जल गिर नहीं रहा है, ठीक है, कहीं से भी नदी उसमें नहीं आ रही, तो उसकी लवणता अधिक भी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें वाष्पीकरण होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी आपको ध्यान देना होगा कि वो किस अक्षांश, उसकी स्थिति जो है अक्षांश पे किस अक्षांश पर है। अगर वो उच्च अक्षांशों पे होगा बंद सागर, तो उससे क्या होगा कि उसमें लवणता की मात्रा वैसे भी कम होगी। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे सूर्य तप की मात्रा ज़्यादा होगी नहीं, तो वाष्पीकरण होगा नहीं। वाष्पीकरण नहीं होगा तो क्या होगा, लवणता में कमी नहीं आएगी। तो उच्च अक्षांश में क्या होता है, लवणता में कमी होती है बंद सागरों में। लेकिन अगर हम मध्य अक्षांश की बात करें, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करें, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करें, अगर वहाँ पे बंद सागर है और उसमें नदियों का जल अगर नहीं गिर रहा है तो उसकी लवणता बहुत ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसमें वाष्पीकरण तो लगातार होगा, लेकिन उसमें वर्षा के द्वारा जल की मात्रा वहाँ पे नहीं आ पाएगी, जिस कारण उसमें लवणता में वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट से चीज़ों को समझें, न कि याद करें, रटे नहीं आप। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप एक बार फिर से देखें वीडियो को, अन्यथा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि किसी सागर या झील के पास वाष्पीकरण की मात्रा स्वच्छ जल की आपूर्ति से अधिक है तो वहाँ पर लवणता बढ़ जाती है। देखिए कोई अगर सागर और झील अगर ऐसा है कि उसमें लवणता, देखिए वाष्पीकरण जो है ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, वाष्पीकरण बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो उसमें स्वच्छ जल की जो आपूर्ति है, जो स्वच्छ जल उसमें आया जा रहा है, मतलब नदियों द्वारा लाया जा रहा है, उसकी मात्रा कम है उस अनुपात में। मतलब स्वच्छ जल की मात्रा जो है वो कम आ रही है और वाष्पीकरण अधिक हो जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि उसकी लवणता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, उसकी लवणता बढ़ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें तो रूम सागर, जिसे भूमध्य सागर भी कहते हैं हम, ये इसकी लवणता 40 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल की लवणता हो जाती है। ठीक है, तो 40 ग्राम यहाँ पे लवणता हो जाती है, जो कि बढ़ जाती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए मूव करते हैं अपने अगले कारक के ऊपर। वो क्या है, वायु दाब तथा वायु दिशा। देखिए यहाँ पे
हमने दिया लिखा हुआ है कि प्रति चक्रवाती दशाएं। मैंने यहाँ पे देखिए आपको लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंस है प्रति चक्रवाती दशाओं की। लेकिन चूंकि अभी आप चक्रवात के बारे में नहीं पढ़े हैं, आपको प्रति चक्रवाती दशाएं नहीं पता है, तो इस कारण बस अभी आपका ये काम है कि आप इसे ध्यान रखें कि प्रति चक्रवाती दशाओं का भी जो है लवणता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखिए चक्रवात क्या होता है कि देखा जाए तो जैसे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब इसमें जो है प्रति चक्रवात में होता है ये है कि जो पवनें होती हैं वो एक केंद्र से बाहर की तरफ मूव करती हैं, केंद्र से बाहर की तरफ मूव करती हैं। देखिए ये थोड़ी सी जटिल आकृति है, इसको जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप इसके एप्लीकेशन को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए अभी मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अभी आप इसे ऐसे ही याद कर लें कि इसका प्रभाव पड़ता है, और आगे जब चैप्टर आएगा तो हम उस पर अच्छे तरीके से चर्चा कर लेंगे। आगे बात करते हैं तो स्थिर पवन। देखिए पवन अगर स्थिर रहेगी, अगर शुष्क पवन है तो उसमें क्या होगा, वर्षा की मात्रा कम होगी। और अगर पवन क्या है आपकी नमी वाली आर्द्रता वाली, तो उसमें वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका प्रभाव वहाँ पे लवणता पर पड़ेगा। उच्च तापक्रम की मैंने आपको पहले बता दिया कि तापक्रम के आधार पर लवणता में क्या संबंध होता है। तापक्रम अगर अधिक होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा। वाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता की मात्रा भी क्या होगी वहाँ पे बढ़ेगी। लेकिन ये बात भूमध्य रेखीय प्रदेशों में लागू नहीं होती है, मतलब कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में लागू नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि होती है। ओके, परिणाम स्वरूप यहाँ उच्च लवणता पाई जाती है। मतलब ये दशाएं कहाँ मिलती हैं, अयन वृत्तों के पास मिलती हैं, और जिस कारण यहाँ पे उच्च लवणता पाई जाती है। ठीक है, तो ये रही बात हमारी आज की। इसके बारे में और कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में। आइए, तो वायु खारे जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाती है। अगर हम बात करें वायु की, ठीक है, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको एक बार बताया था कि जो भूमध्य मतलब शायद पहले वाले नहीं, उससे कुछ पहले वीडियो में मैंने आपको चर्चा की थी कि जो व्यापारिक पवनें होती हैं उनकी दिशा क्या होती है गति की, पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि जब व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करती हैं तो पूर्वी तट पे जो गर्म जलधाराएं होती हैं उसको क्या करती हैं, वो लेके जो है पश्चिमी तट पे लेके छोड़ देती हैं। जिस कारण क्या होता है, यहाँ पे जल की मात्रा, जल का तापमान जो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जब तापमान बढ़ेगा तो बताइए मुझे कि वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, जिस कारण यहाँ पे जो लवणता की मात्रा में वृद्धि होगी। लेकिन दूसरे पक्ष में अगर देखें तो यहाँ पे इस स्थान पे चूंकि जो गर्म जल की मात्रा वहाँ से यहाँ से हट के यहाँ पे जा चुकी है, तो यहाँ पे अब इस स्थान को जो है घेरने के लिए, मतलब भरने के लिए, इस स्थान को भरने के लिए जो नीचे से ठंडा जल जो है ऊपर आएगा। अब ठंडा जल जब ठंडा जल ऊपर आएगा तो उसका क्या होगा, वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, वाष्पीकरण कम होगा तो यहाँ पे लवणता की मात्रा कम होगी। तो इस कारण जो व्यापारिक पवनें या फिर पश्चिमा पवन जिसकी गति जो है पश्चिम से पूर्व होती है, इस तरह क्या करती हैं, लवणता की मात्रा में जो है परिवर्तन करती हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी कि वायु खारे जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाती है, जिससे उस स्थान की लवणता बढ़ जाती है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ से ले जाने पर यहाँ की स्थान की लवणता बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे गर्म जलधाराएं पहुँच गई। ठीक है, तो तथा पहले स्थान पर खारा जल हट जाने से, अब यहाँ का खारा जल यहाँ पे चला गया, हट जाने से स्थान पूर्ति के लिए जो जल नीचे से आता है ऊपर, वो लवणता को घटा देता है। क्योंकि नीचे से जल जो ऊपर आता है वो ठंडा होता है, तो वाष्पीकरण उसमें कम होता है, तो इस कारण यहाँ पे लवणता जो है कम हो जाती है। जैसे कि व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम, इसका एग्जाम्पल देखें तो मैक्सिको की खाड़ी में लवणता 30 से 37 ग्राम हो जाती है। पश्चिमा पवनें पश्चिम से पूर्व चलती हैं, तो इसके भी हमने डिस्कस कर लिया। देखिए व्यापारिक पवनें, पश्चिमा पवनें, ये सब क्या हैं, हम जब समुद्री जलधाराएं पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। आपको जरा सा भी यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपको चूँकि यहाँ पे बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये भी एक तरह का रोल प्ले करती हैं महासागरीय जल की लवणता को निर्धारित करने में। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। आइए बात करते हैं अब अगले टॉपिक से, जो हमारा महासागरीय, देखिए सागरीय जलधारा। गर्म जलधाराओं के कारण क्या होता है, समुद्री जल की लवणता में वृद्धि होती है। अगर जलधारा गर्म है तो उसमें वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो लवणता में वृद्धि होगी, जबकि ठंडी जलधाराएं लवणता में कमी को लाती हैं, मतलब लवणता को घटा देती हैं। तो आप ये भी सामान्य सा नियम आप ध्यान रखें, गर्म जलधाराएं क्या करती हैं, लवणता को बढ़ा देती हैं, ठंडी जलधाराएं लवणता को कम कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एवं उत्तरी प्रशांत गर्म धारा क्रमशः उत्तरी सागर तथा अलास्का के तट पर लवणता में वृद्धि कर देती है। देखिए अभी आपने महासागरीय जल की धाराएं नहीं पढ़ी हैं, ये आगे चैप्टर आएगा। ठीक है, उसमें हम इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे। अभी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह होता है, ये क्या होता है कि ये जो उत्तरी सागर है, आप देखेंगे जो पश्चिमी यूरोप की तरफ जो उत्तरी सागर है, उत्तरी अटलांटिक जो धारा होती है क्या होती है कि उत्तरी अमेरिका के जो है पूर्वी तट से प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, जो उत्तरी सागर है जो कि पश्चिमी तट पे है यूरोप के,
वहाँ पे ले जाके वहाँ का स्थान जो है गर्म कर देती है उत्तरी सागर का, क्योंकि ये एक गर्म जलधारा है उत्तरी अटलांटिक। और ठीक उसी प्रकार से उत्तरी प्रशांत गर्म जलधारा क्या करती है कि अलास्का के पास, ये उत्तरी प्रशांत गर्म जलधारा कहाँ से निकलती है, आप देखेंगे जापान के ऊपर से, यहाँ पे जापान के देखेंगे आप तो उत्तर पूर्वी सिरे से निकलती है और जाती है अलास्का तक, ठीक है। वहाँ अलास्का के तट पे ये क्या करती है, गर्म कर देती है उसको, और फिर वहाँ पे लवणता में वृद्धि हो जाती है। जबकि लेब्राडोर की ठंडी जलधारा क्या करती है, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय भाग में लवणता घटा देती है, क्योंकि लेब्राडोर की जो जलधारा है वो ठंडी है। इस कारण जब ये उत्तरी पूर्वी तटीय भाग पे पहुँचती है अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की, तो वहाँ पे लवणता में कमी कर देती है। देखिए दोस्तों, आपको ये टॉपिक हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल लगे, क्योंकि आपने अभी तक महासागरीय जल की धाराएँ नहीं पढ़ी हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि इसको एग्जाम्पल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि जब तक ये आप तापमान, लवणता, घनत्व नहीं पढ़ लेते तब तक धाराओं के बारे में आपको नहीं पढ़ाया जाता है। इस कारण इसको एग्जाम्पल में नहीं रखा जाता, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया है। मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि देखिए ये चीज़ें आपको आगे मिलेंगी। अभी आप बस इतना जान लीजिए कि इसका भी प्रभाव पड़ता है, और फॉर एग्जाम्पल आप इसको यहाँ पे देख सकें, ताकि जब आप जलधाराओं को पढ़ें तो वहाँ से आप यहाँ की चीज़ों को रिलेट कर सकें, ठीक है। तो ये बात थी। अब एक देखिए उष्ट नामक अनुसंधानकर्ता भूगोल में हुए हैं, उन्होंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में जून में अधिकतम लवणता तथा दिसंबर में न्यूनतम होती है। आप इसको समझ सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। उत्तरी गोलार्ध में जून में अधिकतम लवणता क्यों होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जून के महीने में जो है तापमान, जो सूर्य ताप की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण वहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होता है और लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि दिसंबर में इसके उल्टा होता है। अब हमारे पास दो और बचे हैं। ज्वालामुखी पदार्थों की अधिकता के कारण भी लवणता में परिवर्तन होता है। देखिए ज्वालामुखी पदार्थों में क्या होता है कि लवणता की मात्रा पाई जाती है, और जहाँ भी ज्वालामुखी उपस्थित होंगे वहाँ पर लवणता में आपको वृद्धि मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी जो आकृतियाँ हैं ये केवल स्थल की विशेषता नहीं है, बल्कि ये समुद्रों की भी विशेषता हैं। जब मैंने आपको महासागरीय उत्तल नीतल के उच्चावचों के बारे में चर्चा की तो मैंने उसमें आपको बताया था कि ज्वालामुखी जो है समुद्रों के नीचे भी पाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ समुद्र के नीचे ज्वालामुखी पाए जाएंगे तो वहाँ पे भी ये लवणता में वृद्धि करने का क्या करेंगे, एक प्रयत्न करेंगे। ठीक उसी प्रकार से ज्वालामुखी पदार्थों की भी एक तरह से प्रभावकारिता हो जाती है लवणता को निर्धारित करने में। अगला हमारे पास टॉपिक जो है वो है तटीय आकृति। आइए बात कर लेते हैं। तटीय आकृति कहते हैं कि यदि तट रेखा सीधी हो तो लवणता का मिश्रण हो जाने पर लवणता का प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन अगर टेढ़ी बंद तट रेखा वाले सागरीय क्षेत्र हैं तो लवणता का प्रभाव अधिक हो जाएगा। मतलब इसका देखिए ये, मान लीजिए ये अगर तट रेखा है लवणता की, कोई भी तट रेखा है, तो जब सागर का जल इसमें आके बार बार मिल जाएगा एक तरह से, तो जो सागर का जल जब मिलेगा तो यहाँ पे जो लवणता होगी और जो सागर के जल की लवणता है दोनों क्या होगा, आपस में मिश्रित हो जाएंगे। जब मिश्रित हो जाएंगे तो लवणता इधर से मेंटेन हो जाएगी। लेकिन अगर यही तट रेखा ऐसे ना हो कि ऐसे हो, ठीक है, ऐसे हो, देख रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा कहीं कहीं बंद भी है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लवणता होगी वो अलग होगी। अब यहाँ पे जो खुला सागर वहाँ पे लवणता अलग होगी, तो दोनों का जो कि मिश्रण पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है, इसलिए लवणता में यहाँ पे क्या होगा, अंतर आएगा, और यहाँ की लवणता में क्या होगी, अधिकता होगी। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा किस अक्षांश पे ये जो है तटरेखा स्थित है। अगर उच्च अक्षांशों पे है तो वहाँ पे कमी होगी, विषुवत प्रदेश में है तो वहाँ पे भी कमी होगी, लेकिन अगर ये मध्य अक्षांशों में है, उष्णकटिबंधीय अयनवृत्तों के पास में है, उपोष्णकटिबंध में है, तो यहाँ पे लवणता में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पे तापमान जो ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, लेकिन वर्षा कम होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे विभिन्न कारक जो महासागरीय जल की लवणता को निर्धारित करने वाले हैं, और हमने इस पर एक एक करके चर्चा की और सभी डायमेंशंस को हमने कवर किया है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कारक है जो छूटा होगा, और मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो रहा महासागरीय जल के लवणता को निर्धारित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं, हमने उस पर चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में महासागरीय जल की लवणता के वितरण के बारे में, और हम उस पर चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ महासागरीय जल की लवणता जो भिन्न भिन्न है और उसका वितरण किस प्रकार से ग्लोब पे है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, और अगर आपका कोई सजेशन है तो भी दें, और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच बना सके और ज़रूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।